बदलते भारत की शान। गांव किसान के सह प्रायोजक हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए कृषि और पशुपालन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आते हैं अपने 3 सेगमेंट खेती किसानी, हमारा पशुधन और कामयाब किसान की दास्तान के जरिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। आइए गांव किसान कार्यक्रम में सबसे पहले देखते हैं हमारा पहला सेगमेंट खेती किसानी। सर्दियों के मौसम की सब्जियां, चाहे वो जड़दार सब्जियां हो, पत्तेदार या गोभी वर्गीय सब्जियां, इनकी बुआई के लिए बिल्कुल उपयुक्त समय चल रहा है। ऐसे में बुआई के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किसान कौन सी उन्नत किस्मों का चयन करे, इसके बारे में तमाम जानकारियां आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अक्टूबर माह जड़, पत्तेदार और गोभी वर्गीय सब्जी फसलों की बुआई के लिए बेहद खास है। इस समय की गई बुआई से सर्दियों में भरपूर उत्पादन लिया जा सकता है। जड़ फसलों में किसान गाजर, मूली, चुकंदर और शलजम की बुआई कर सकते हैं। गाजर, मूली, चुकंदर और शलजम की बिजाई के लिए ये समय सही है। बेहतर उत्पादन लेने के लिए उन्नत या संकर किस्मों का चयन कर सकते हैं। किसान बीज हमेशा प्रमाणित संस्थान से ही ले। भरपूर पैदावार लेने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखें। खेत को अच्छी तरह से तैयार करें, साथ ही उर्वरक मिलाएं। जड़ वाली सब्जियों को गहराई की जरूरत होती है, इसीलिए बीज मेड़ बनाकर लगाएं। किसान भाइयों, अगर आप सब्जी खेती में रुचि रखते हैं और आप कृषि सब्जी उत्पादक किसान हैं, तो अब सही समय है आपको गाजर की बिजाई करने का। और इस समय बिजाई करने के लिए आप उन्नतशील प्रजातियों में पूसा रुधिरा का इस्तेमाल कर सकते हैं या पूसा वसुधा संकर किस्म है, इसको इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अगर आपको कहीं भी भरोसे की जगह से सीड मिलता है तो आप उसको भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। और 1 एकड़ में आपको 3 से 3.5 किलोग्राम बीज इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। बेहतर होगा आप प्रमाणित बीज का इस्तेमाल करें। अगर प्रमाणित बीज नहीं है तो वो उन्नत किस्म का बीज हो, डब्बा बंदी में हो, पैक्ड हो। उसके लेबल का आपको मूल्यांकन करना है, देखना है। उसके ऊपर जो लेबल लगा है उसके ऊपर दी गई जानकारी, फसल का नाम, फसल का किस्म, उसका जमाव आदि की जानकारी आपको देखना है। इसके बाद आपको खेत की प्लेवा करके उसको तैयार करना है। तैयार करते समय आप उसको ध्यान रखना है कि जो खेत आप गाजर की फसल के लिए चुन रहे हैं उसकी मिट्टी बलुई दोमट या दोमट किस्म की होनी चाहिए। अधिक चिकनी मिट्टी या चिकनी दोमट मिट्टी के खेत में गाजर लगाना बेहतर नहीं रहेगा। और आप प्लेवा करने की वजह से आ जाता है, बताऊ आ जाता है, उसकी जुताई करके उसमें आधार जो मात्रा है आदि डीएपी की, एमओपी की, 1 बैग आप डीएपी और आधा बैग एमओपी प्रति एकड़ के हिसाब से उसमें बुरकाव करके मिला करके मेड़ों का निर्माण कर लें और मेड़ों की चोटियों के ऊपर बुआई करें या पूरी उस पर फैला करके बीज को हाथ से मिला दें और उसके बाद उसमें पानी लगा दें। और 2 से 3 दिन बाद उसमें पेंडामेथ्रिन जो हमारा ये है वीडीसाइड, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और उसकी मात्रा रहेगी आपकी 3 से 4 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से आपको छिड़काव करना है। दूसरी, अगर आप मूली में रुचि रखते हैं तो मूली की अभी आप जो नवंबर माह में तैयार होने वाली किस्म है, जापानीज वाइट है, इसको आप अभी लगा सकते हैं।
और इसके जो बीज की मात्रा रहेगी 2 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ की दर से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी बुआई मेड़ों के ऊपर की जाएगी। जिस प्रकार से आपको गाजर के खेतों की तैयारी करनी है उसी प्रकार से आपको मूली के लिए भी तैयारी करनी है। अगर आपकी रुचि सलजम में है, चुकंदर में है, तो आप अभी इनकी भी बिजाई कर सकते हैं। इसके लिए आप पर्पल टॉप वाइट ग्लोव किस्म है उसको आप चयन कर सकते हैं। अगर आप चुकंदर की खेती करना चाहते हैं तो आप क्रिम्सन ग्लोव या DDR में से कोई भी एक किस्म को चयन करके बिजाई के लिए आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। इसके साथ ही किसान इस समय हरी पत्तेदार सब्जियों की बुआई का काम भी कर सकते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियों में पालक, साग, सरसों और धनिया की बुआई करें। साथ ही गोभी वर्गीय सब्जियों के पौधों को कीटों से बचाने के उचित उपाय करें। इसके लिए फसलों की निगरानी करें और जरूरत होने पर कृषि विशेषज्ञ की सलाह पर दवाओं का इस्तेमाल करें। अगर आपकी रुचि किसान भाइयों है पत्तेदार सब्जियों में, आप शहरों के आसपास में स्थित हैं, आप अपनी सब्जी को बाज़ार के आसपास के क्षेत्रों पैदा करके बड़े शहरों में बेचना चाहते हैं, तो आप पालक, धनिया और साग, सरसों इनको आप अभी बिजाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका बहुत ही उन्नत समय है अभी बुआई का। और अगर आप पालक में बुआई करना चाहते हैं तो ऑल ग्रीन, पूसा भारती कोई भी किस्म को आप चयन कर सकते हैं। इसके लिए अतिरिक्त आप धनिया में पंत, हरितमा, पंजाब कालवी या अन्य कोई भी भरोसे की जगह से जो आपको अच्छी किस्म मानते हैं आप उसको बिजाई के लिए इस्तेमाल में अभी ला सकते हैं। इसके पूसा संस्थान द्वारा विकसित एक साग सरसों की किस्म है पूसा सागवन, उसको भी अभी आप बिजाई कर सकते हैं। और ये किस्म बिजाई के 45 से 55 दिन में खेत खाली कर देती है। उसको एक बार कटाई के लिए उपयुक्त रहती है और आप दोबारा फिर उसमें अन्य किसी फसल को लेने की योजना बना सकते हैं। किसान भाइयों को हम कहेंगे कि वातावरणीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लहसुन की बिजाई करें। और जो आप लहसुन के कंद आपने अगर लिए हैं या अपने आपके पास से तैयार किए हैं उनको आप अलग कर लें, उनको श्रेणीबद्ध कर लें, छटाई कर लें। जो छोटे हैं उनको बिजाई के लिए इस्तेमाल ना करें। जो 2 से 2.5 डाया के आकार के बल्बों का जो आपके क्लोव हैं उनका इस्तेमाल करना है। और 1 एकड़ में तकरीबन आपको 2 से 2.5 क्विंटल बीज की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप उसको उपचारित करके बोएं। उपचारित करते वक्त उसको आप कीटनाशक है एक कॉन्फिडोर, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि जो प्रारंभ की अवस्था में जब आप बीज उत्पादन के लिए या व्यावसायिक उत्पादन के लिए लहसुन या प्याज को आप रोपाई करते हैं तो उसमें उनके जो बाहरी स्केल होते हैं उनके अंदर थ्रिप्स के जो छोटे अंडे हैं या उनके बच्चे हैं या उनके वयस्क रहते हैं, अगर आप उपचारित कर लेते हैं तो आप कुछ हद तक, काफ़ी हद तक मैं कहना चाहूँगा, आप उसको नियंत्रित कर सकते हैं। क्योंकि जब इनका जमाव होता है नई शाखाएँ नए इसमें तने में से शाखाएँ निकलती हैं, वो कोमल होती हैं, तो ये थ्रिप्स उस पर आसानी से आक्रमण करती हैं और प्रारंभ में ही उसकी बढ़वार को अवरुद्ध कर देती हैं और इससे फसल की कुल वृद्धि और उसका विकास प्रभावित होता है। अगर आप इसको उपचार करके बुआई करते हैं तो निश्चित रूप से आप इस समस्या से बच सकते हैं। अब बात करते हैं किसान भाइयों, आपने अगर अपने खेत में अभी पत्ता गोभी, ब्रोकली की रोपाई कर दी है या फूल गोभी आपकी लगी हुई है, ऐसी अवस्था में आपको आवश्यकता है उन पे लेमन बटरफ्लाई के देखने की या उसमें ब्लैक रोट आने की संभावना ना हो। तो उसके आपको निगरानी करनी है। खेत में निरंतर रूप से आपको जाना है और पानी का जो समय है वो भी आपको थोड़ा देखना होगा, क्योंकि अभी तापक्रम अधिक है तो दिन के समय पानी इन फसलों में ना दें, आप प्रातःकाल में या शाम के समय दें। और जो मेड़ों पे लगी हुई फसल हैं उनमें पानी की मात्रा मेड़ों की आधी ऊंचाई तक ही रखें, बाकी जो पौधे अपनी जड़ों के माध्यम से उसको पानी को प्राप्त कर लेंगे। इसके अतिरिक्त अगर आप मटर को उगाने में रुचि रखते हैं तो आप अपनी किस्म का चयन करने का समय है। आप उन्नत किस्म का चयन कर सकते हैं। अगेती बुआई के लिए अर्कल है, AP3 है, पूसा प्रगति है, ये 3 किस्में हैं। आप इनमें से कोई एक किस्म चुन सकते हैं। उसकी वांछित बीज मात्रा की व्यवस्था कर लें और जहाँ तक हो सके प्रमाणित बीज का इस्तेमाल करें और समय का इंतज़ार करना होगा। पुनः मैं अपने किसान भाइयों को कहना चाहूँगा कि वातावरण की परिस्थितियों को ध्यान में रखना है। जब औसत तापक्रम 26 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे आ जाएगा उस समय आपको अपनी प्याज की ये
मटर की बुआई करनी है, क्योंकि अगर आप अधिक तापक्रम पे मटर की बुआई करते हैं तो उसमें फ्यूजेरियम विल्ट उगटा रोग आने की पूरी संभावना रहती है। अगेती बुआई में भी आपको बीज को 100% उपचारित करके बोना है और उसके साथ आपको राइजोबियम का टीका अगर आप लगा सकते हैं वो और भी बेहतर रहेगा, ताकि आपकी जो मटर की जो प्रारंभिक बढ़वार है वो अच्छी रहेगी और उच्च तापक्रम की जो परिस्थिति बनी हुई है उससे भी आप अपनी फसल को होने वाले नुकसान से बचाव कर सकते हैं। इस तरह छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर किसान फसलों से बेहतर पैदावार ले सकते हैं। पौधे अच्छी बढ़वार ले, इसके लिए रुपाई उचित दूरी पर करें। फसलों में सिंचाई सुबह या शाम के समय ही करें। दिन में तापमान ज्यादा होने के कारण सिंचाई से बचना चाहिए। कार्यक्रम गांव किसान में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे हमारा पशुधन। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बादलों की लुका छिपी, बारिश का हाल, बर्फ की चादर, बदलता रुख हवाओं का और मौसम के लिहाज से कैसे करें खेती, और भी बहुत कुछ। मौसम खबर लाइव रोजाना सुबह 8:30 पर, शाम 5 बजे और 7:30 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम गांव किसान और आइए अब देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट हमारा पशुधन, जिसमें हम पशुपालन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी आपको देते हैं। और इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे भेड़ पालन के बारे में। जी हाँ, ये एक ऐसा व्यवसाय है जिसे कम लागत में शुरू किया जा सकता है और इस व्यवसाय में आहार आवास जैसी जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत ही सरलता से की जा सकती है। इसके साथ ही ये काफ़ी मुनाफा भी दिलाती है, क्योंकि जो भेड़ है वो हर तरह की जलवायु में पाले जा सकते हैं, लेकिन खास तौर पर क्षेत्र के हिसाब से और जलवायु के हिसाब से नस्लों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। तो आइए विस्तार से जानते हैं भेड़ पालन के बारे में। भेड़ पालन कम श्रम से अधिक मुनाफे का व्यवसाय है। इसमें कुछ विशेष खर्च की जरूरत नहीं होती है। इनको पालने के लिए महंगे आवास की जरूरत नहीं होती है। इनका खाद्य प्रबंधन भी सस्ता होता है। पहाड़ी इलाकों में इन्हें सिर्फ चराई पर ही पाला जा सकता है और सिर्फ चराई से इनसे मांस, दूध और ऊन पैदा किया जा सकता है। इसके अलावा भेड़ों के होंठों की बनावट कुछ इस तरह की होती है कि फसल कटाई के बाद बची गांठों को खाने में अनुकूल होते हैं। इस तरह ये फसल अवशेष को उत्पाद में बदलने की क्षमता रखती है। 20वीं पशुगणना के अनुसार हमारे देश में भेड़ों की संख्या 74.26 मिलियन है, जबकि 2012 की पशुगणना की रिपोर्ट के हिसाब से 2007 से 2012 के दौरान भेड़ों की संख्या में 9% की कमी हो गई थी। इस कमी का सबसे बड़ा कारण मांस के लिए भेड़ों का बढ़ता उपयोग था। वहीं इनकी प्रजनन क्षमता में भी कमी होती जा रही थी। इस बात से साफ जाहिर होता है कि किस तरह लोगों में भेड़ के मांस के लिए रुचि बढ़ रही है। ये रुचि ही भेड़ पालन में मुनाफा ला सकती है। लगभग हर तरह की जलवायु में भेड़ पालन किया जा सकता है। भारत में 30 से 40% भेड़ें शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। स्थान विशेष की जलवायु के हिसाब से भेड़ की नस्ल का चयन करना चाहिए, जैसे गद्दी, मुजफ्फरनगरी, जालौनी, गुरेज, पुंछी, करनाहा, बनपाला और कश्मीर मेरिनो भेड़ की किस्में देश के अलग अलग स्थानों में पाली जाती है। इनका आहार भी बहुत सरल होता है। भेड़ें ज्यादातर घास खाना पसंद करती है। घास की कई प्रजातियां हैं जो भेड़ों द्वारा पसंद की जाती है।
लेकिन व्यावसायिक रूप से लाभ लेने के लिए भेड़ों को चराई के अलावा विशेष आहार दिया जाता है, जो उसकी आयु के हिसाब से होता है। मेमनों का आहार। पैदा होने के 1 से 2 घंटे के अंदर मेमनों को खीस पिलाना सबसे जरूरी होता है, क्योंकि खीस में जीवाणु रोधक तत्व होते हैं जो मेमनों को बीमारी से बचाते हैं। पहले 3 दिन तक नवजात को दिन में 3 बार खीस दें। 2 सप्ताह तक मेमनों को 250 ग्राम प्रतिदिन दूध पिलाना चाहिए। 2 सप्ताह के बाद चारा व दाना देना शुरू कर देना चाहिए। दाना मिश्रण बनाने में मक्का के 30 भाग, गेहूं के चौकर के 27 भाग, मूंगफली की खल के 40 भाग व खनिज लवण के 3 भाग प्रयोग में ले सकते हैं। वहीं चारे में लूसन, बरसिम, लोबिया व पेड़ों के पत्ते दे सकते हैं। 3 महीने बाद मेमनों को पेट भर हरा चारा देना चाहिए। 1 वर्ष के मेमनों का आहार। करीब 7 से 8 घंटे की चराई के साथ साथ 250 ग्राम दाना भी देना चाहिए। शाम को बरसीम और चने या ग्वार का चारा डालना चाहिए, ताकि 15 माह की आयु तक नर वयस्क और मादा गर्भधारण करने में सक्षम हो सके। गाभिन भेड़ का आहार। गर्भावस्था में अधिक ऊर्जावान आहार जैसे जौ, मक्की व जई देना चाहिए। ब्याने के कुछ दिन पहले खाने में दाने की मात्रा कम कर देनी चाहिए और ब्याने के बाद हल्का और दस्तावर दाना व चारा देना चाहिए। कुछ दिनों बाद दाने की मात्रा धीरे धीरे करके बढ़ानी चाहिए। दुधारू भेड़ का आहार। दुधारू पशुओं को उत्पादन और निर्वाह आहार देना चाहिए, क्योंकि आहार पर ही दुधारू पशु का दूध उत्पादन निर्भर करता है। दूध उत्पादन पर ही नवजात का स्वास्थ्य एवं वृद्धि निर्भर करती है। भेड़ों के रहवास की बात करें तो 12x15 का स्थान 50 से 60 भेड़ों के लिए पर्याप्त होता है। भेड़ों के खुर बहुत नाजुक होते हैं, इसीलिए कमरे या रहने के स्थान का फर्श कच्चा होना चाहिए। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हुए समय समय पर टीकाकरण भी करना चाहिए। औसतन एक भेड़ से साल में 2 बार मार्च और अक्टूबर में ऊन लिया जा सकता है। साथ ही अच्छी किस्म की भेड़ से साल में 2 बार बच्चे होते हैं, जिससे भेड़ों की तादाद में इजाफा होता है। पशुओं से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए जरूरी है मौसम के अनुसार उचित पशु प्रबंधन। तो आइए देखते हैं क्या कहता है अक्टूबर माह का पशुपालक कैलेंडर। पशुपालक कैलेंडर। अक्टूबर माह में ध्यान देने वाली बातें। इस माह में सर्दी का मौसम शुरू हो जाता है, अतः पशुओं को सर्दी से बचाव का उचित प्रबंध करें। मुंहपका, खुरपका रोग, गला घोंटू रोग या फड़किया रोग के टीके यदि अभी भी नहीं लगवाए हों तो कृपया समय रहते टीके लगवा लें। अधिक चारा लेने के लिए बरसीम फसल की उन्नत किस्मों की बिजाई इस माह अवश्य कर लें। भेड़ के शरीर को ऊन कतरने के 21 दिन बाद बाहरी परिजीवी से बचाने के लिए कीटाणुनाशक घोल से भिगोएं। परजीवी और कृमि नाशक दवा देने का उपयुक्त समय है। इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम लेकर हाजिर होंगे कामयाब किसान की दास्तान। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तान, जिसमें आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं अश्विनी चौहान से, जो कि मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। ये एक ऐसे युवा किसान हैं जिन्होंने उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद खेती को अपनाया है। अपने पारंपरिक ज्ञान के साथ साथ इन्होंने आधुनिक तकनीकों को अपनाया और साथ ही कृषि और पशुपालन का समायोजन भी किया, और इससे इन्हें किस तरह की कामयाबी हासिल हुई है और कैसे ये दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं, आइए देखते हैं। शिक्षा लेने के बाद युवाओं का सपना होता है कि वे अच्छी कंपनी में नौकरी करें। इसी सपने को लेकर युवा गांव से शहर की ओर जाते हैं। समय बदल रहा है और लोगों की सोच भी बदल रही है। युवा अब शहर छोड़कर गांव का रुख कर रहे हैं और कृषि में हो रहे आधुनिक बदलाव को अपनाकर बेहतर मुनाफा कमा रहे हैं। ऐसे ही एक किसान है मध्य प्रदेश के अश्विनी चौहान। वे बताते हैं कि 1999 में वे उज्जैन से अपने गांव आए और यहां आकर उन्होंने गांव की वही रूपरेखा थी जो वर्षों से चली आ रही थी, पारंपरिक खेती और पारंपरिक खेती के तरीके। उनके गांव में आधुनिक खेती को लेकर कोई जानकारी नहीं थी। उसी समय अश्विनी चौहान ने बदलाव की ठानी और देसी तकनीकों को हटाते हुए आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मैं 99 में जब मेरे गांव आया और गांव पे आके देखा कि यहाँ पे खेती की बड़ी ही विहंगम तस्वीर है। लोगों के पास नॉलेज नहीं था, परंपरागत खेती कर रहे थे, वही बैलों से खेती हो रही थी, वही बैलों की चरस चलती थी और चरस से पानी पिलाते थे। इस सब को देखते हुए मैंने ये डिसाइड किया कि क्यों ना अपने गांव में रह के अपने गांव में अपने परिवार की और अपनी ज़मीनों के साथ साथ अपने आसपास के छोटे एवं मध्यम वर्गीय किसानों की भी मदद की जाए। हमने सबसे पहले देसी तकनीकों को हटाते हुए थोड़े से मैकेनाइजेशन पे गए, ट्रैक्टर ख़रीदा और उसके बाद हमने खेती स्टार्ट करी। धीरे धीरे वाटर मैनेजमेंट पे गए, पानी की पाइपलाइंस गाड़ी, स्प्रिंकलर सिस्टम पे गए, फुहारा पद्धति अपनाई, टपक सिंचाई अपनाई और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, फसल विविधीकरण अपनाया। सबसे पहले उन्होंने फव्वारा और टपक सिंचाई करके खेती करना शुरू किया। इसके लिए उज्जैन कृषि विज्ञान केंद्र से व्यापक जानकारी ली। इस दौरान अश्विनी जी ने फसल विविधीकरण को समझा और प्रयोग के तौर पर 20 हेक्टेयर के खेत में फसल विविधीकरण को अपनाते हुए अरहर, सोयाबीन, मक्का और उड़द फसलें लगाई और साथ ही खेतों के मेड़ों पर बागवानी फसलें लगाई। बागवानी में केवल नींबू की फसल लेकर अश्विनी जी ने करीब 1,38,000 के नींबू बेचे। वहीं काबुली चने की फसल लगाते समय कतार से कतार की उचित दूरी रख ड्रिप सिंचाई करके सामान्य से ज्यादा उपज ली। साथ ही इससे पैदावार भी भरपूर मिली। अश्विनी जी ने सहजन के बगीचों के साथ सोयाबीन, खीरा, टमाटर व ककड़ी की खेती करके अतिरिक्त लाभ कमा रहे हैं। हमें कृषि विज्ञान केंद्र उज्जैन के संपर्क में आए। कृषि विज्ञान केंद्र के सतत संपर्क में आने के बाद में हमने उनसे थोड़ी बहुत तकनीकी जानकारियाँ ली और फसल विविधीकरण में क्रॉप पैटर्न को चेंज किया। सिंगल क्रॉप को लेके अलग अलग फसलें लगाना चालू करी। जैसे 20 हेक्टेयर ज़मीन थी, 5 हेक्टेयर में अरहर लगाया, 5 हेक्टेयर में सोयाबीन लगाया, 2-3 हेक्टेयर का उड़द लगाया, 2-3 हेक्टेयर का मक्का लगाया और इसके साथ साथ ही हमने बागवानी की फसलें भी अपनाई। बागवानी की फसलों में मैंने नींबू लगाया और नींबू के साथ साथ मैंने ट्रांसप्लांट मेथड से, धारवाड़ पद्धति से अरहर की फसल करी, TJT 501, और उसको मैंने रेजबेड तकनीक, मेड़ एवं नाली पद्धति से इसका ट्रांसप्लांटेशन करके और उसे लगाया और जिसका आधिकारिक उत्पादन फसल कटाई के आधार पर 42 क्विंटल 80 किलो प्रति हेक्टेयर तक गया है। साथ साथ मैंने 42 क्विंटल के साथ साथ उसके अंदर इंटरक्रॉपिंग में नींबू की फसल ली है। तो 1 हेक्टेयर के अंदर मैंने 1,38,000 रुपये के नींबू बेचे हैं प्रथम वर्ष में, और मेरी 48 क्विंटल अरहर 1,60,000 रुपये की हुई, जो 4,000 के भाव से मैंने मंडी बेची है। इसी प्रकार से हमारे यहाँ पे एक मुख्यतः फसल और है जिसे काबुली चना, डॉलर चना बोलते हैं, उसकी फसल पे गए हम लोग। उसमें 200 केजी हेक्टेयर का बीज डाल रहे थे,
लेकिन रेज बेड तकनीक अपनाने के बाद और चने की फसल को ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से लिया और ड्रिप इरिगेशन लगाने के बाद हमने चने की फसल ली, तो वहाँ पे जो 200 केजी डालने के बाद भी लोग 15 कुंटल पर हेक्टेयर का चना ले रहे थे, 20 कुंटल से ज़्यादा नहीं जा रहा था। हमने रेज बेड तकनीक पौधे से पौधे की दूरी को मेंटेन करते हुए, कतार से कतार की दूरी को मेंटेन करते हुए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से हमने 20 क्विंटल पर हेक्टेयर से लेके 40 क्विंटल पर हेक्टेयर तक का उत्पादन पे ले गए हैं। तो ये जो सिस्टम है इसके अंदर कहीं ना कहीं हमने तकनीकी भी अपनाई, इसके अंदर हमारा बीज भी कम लगा, हमारे पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी हुई। ड्रिप के थ्रू जो हम अननेसेसरी फर्टिलाइज़र, बिना बात का फर्टिलाइज़र खेतों में डालते थे और जो पौधे तक नहीं पहुंचता था, उससे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के थ्रू हमने पौधों तक उसको पूरा मैनेजमेंट किया। अश्विनी कृषि और पशुपालन को सबसे अच्छा समायोजन मानते हैं। वे पशुधन में देसी गाय और भैंस पाल रहे हैं। इससे जैविक खाद बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में गोबर और गोमूत्र मिल जाता है। साथ ही बकरी पालन भी कर रहे हैं। वे मानते हैं कि बकरी पालन किसानों का सोना चांदी है, जो उन्हें तत्काल लाभ देने में सक्षम होता है। पशुधन के अंदर भैंसे हैं और गायें हैं, स्पेशली देसी गायें हैं, और देसी गायों को और भैंसों को पालने से हमारे खाद, देसी खाद जो कार्बनिक खाद है, उसके बारे में ये फ़ायदा हुआ है कि हमारे को बाहर से खाद नहीं लाना पड़ रहा है, वो हमारे खेतों में डाल रहे हैं। तो हम लोग जैविक के साथ में फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इतनी मात्रा में फर्टिलाइज़र नहीं यूज़ कर रहे हैं, और साथ साथ अपने खेतों के कार्बनिक मैन्योर को बनाए रख रहे हैं। इसके साथ साथ बकरी पालन पे गए, और किसानों के लिए बकरी एक बहुत अच्छा सोर्स है। जिस प्रकार से आप अगर किसी सोनार के पास में आप सोना या चांदी बेचने जाएंगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप बकरी बेचते हैं तो आपको हाथ के हाथ कैश पैसा मिलता है। बकरी रखते हैं। इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आपको जरूर पसंद आई होगी। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।